हेलो बच्चों, मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं MIP का लेक्चर नंबर 39 जो है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर, राइट। तो जैसे मैंने आपको थोड़ा सा प्रॉमिस किया था कि हमारे पास जो भी ये चीजें आएंगी तो मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन टाइप से, आपने पढ़ रखा है लेकिन एक क्विक रिवीजन टाइप से हम लोग चीजों को देखेंगे। तो हम लोगों का जो पहला आपके पास आज का लेक्चर आ रहा है वो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे पास थ्योरी के ऊपर है, ठीक है। जो हमें क्विक रिवीजन चाहिए, ऐसा नहीं कि सर जी डेप्थ में पढ़ाओ, डेप्थ में, अरे डेप्थ में पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ड्यूल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर की बात करूं तो 1 महीना खाता है, कम से कम 1 महीना खाता है। तो पढ़ तो रखा ही है, मेन चीजों को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजों को कंसीडर करके चलना है तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहला इसमें हमारे पास चीज आती है दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारे पास, मैंने कहा था कि मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा और इसमें हमारे पास जो मेन चीजें हैं जो क्वेश्चंस करने में हमें आसानी पड़ेगी, जो सेकंड पार्ट में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें हम लोग देखेंगे। फोटो से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बेसिकली दिस इज मीन लाइट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली दिस इज अ फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बात करें फ्रॉम a metal surface, from a metal surface using light। तो बेसिकली हम लोग जब लाइट को यूज करते हैं ना बेटा, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास किस मेटल के सरफेस से निकलना स्टार्ट होते हैं। दैट होल फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है कि हमारे पास कोई भी मेटल सरफेस होएगा, जैसे मान लो एक हमारे पास मेटल है, इस पे अगर आपने कोई भी रेडिएशन अगर यहां पे गिराई, ठीक है, और इस हर रेडिएशन का एक फ्रीक्वेंसी होता है, तो मान लो इसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, जो इस पे आके हमारे पास इंसिडेंट हो रही है, दिस इज इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन ये आ गया। तो अगर ये न्यू इज ग्रेटर देन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, हर मेटल के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बाद ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकल पाते हैं। इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट विच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है बेटा हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास होनी चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। तो दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो भाई हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो मिनिमम चाहिए होती है, रेडिएशन जो मिनिमम चाहिए होती है वो हमें पता है एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। तो अगर ये न्यू नॉट है तो इसी को हम लोग एक टर्म दे देते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मिनिमम इतनी एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिशन हो पाता है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं बेटा वर्क फंक्शन, हमारे पास कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन टर्म में बात करें तो कितनी एनर्जी चाहिए कि सो दैट एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग एमिट करवा पाए। तो क्या ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी टाइप से लग रहा है? क्या होता था कि कितनी एनर्जी चाहिए एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, दैट वाज आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ या ना, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें बेटा, क्या मैं कह सकता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन हमारे पास बराबर होता है? क्या मैं ये दोनों को, क्योंकि बेसिकली एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात है, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो ये आपको याद रखना है, वर्क फंक्शन इज नॉट इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास गैसियस आइसोलेटेड एटम के लिए होती है। आइसोलेटेड एटम ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, तो वो होता है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। और वर्क फंक्शन एक मेटल के लिए टू रिमूव इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्रॉम मेटल, तो वो हमारे पास होता है वर्क फंक्शन। तो मेटल में सर क्या पंगा है? मेटल में ये पंगा है कि यहां पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, बहुत सारे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं इनके बीच में एक मोशन कर रहा होता है, सी मॉडल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। बेसिकली इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहीं ना कहीं इनके बीच में फ्लो कर रहा होता है, तो वो आइसोलेटेड गैसियस एटम के केस से बिल्कुल अलग है। तो वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास अलग अलग चीज होती है। तो बेसिकली आ गया, तो हमें पता है एनर्जी के साथ E इक्वल टू hc बाय लैम्डा होता है। तो मैंने कहा कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बाद हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हो पाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
अगर उसी करस्पॉन्डिंग एनर्जी की बात करें h nu naught, तो दैट विल बी आवर वर्क फंक्शन एंड देयर इज अनदर टर्म विच इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ। आधे बच्चे इसको ध्यान नहीं देते, कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा नॉट। अगर हम लोग देखें एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट, तो अगर मैं ये वर्क फंक्शन की बात कर दूं, ठीक है, मींस वर्क फंक्शन जो था वो एनर्जी हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है दैट इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ। तो बेसिकली कट ऑफ वेवलेंथ हमारे पास यहां पर अगर आप निकालोगे तो वो होता है hc/5 वर्क फंक्शन, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना ये क्या है, दिस वाज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट टू अकर एंड दिस इज द maximum wavelength for PEE। मैं जरा बताता हूं इसका मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो बेटा हमारे पास एक मेटल है जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने कह दिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5890 हर्ट्ज फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैंने इस पे हमारे पास यहां पर 2-3 रेडिएशंस गिरवाई, एक ये और एक ये, 3 रेडिएशंस गिरी, एक की फ्रीक्वेंसी थी 6000 हर्ट्ज, एक की थी 2000 हर्ट्ज, ठीक है, और एक की थी हमारे पास 10000 हर्ट्ज। सपोज ये ऐसा था, ठीक है, दीज आर रेडिएशन, मैं नंबरिंग कर देता हूं 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों में से हमारे पास कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट करवा देगा, तो अगर हम लोग बात करें बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। तो बेसिकली ये कम से कम रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा हो पाएगा तो ये भी करवा देगा और ये भी करवा देगा। तो हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में 1 और 3 हमारे पास आंसर होंगे, ठीक है। कट ऑफ वेवलेंथ को जरा ध्यान से देखना, कट ऑफ वेवलेंथ की बात करें, अगर मान लो कि इसी का जो लैम्डा है दैट इज 5893 एंगस्ट्रॉम है, वेवलेंथ के टर्म में दे दिया कट ऑफ वेवलेंथ, और फिर से हमारे पास 3 रेडिएशन आके इस पे गिर रही होती, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और सिमिलर इस बार 10,000 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है, 2000 एंगस्ट्रॉम्स और 6000 एंगस्ट्रॉम्स, इस टाइप से हमारे पास वेवलेंथ है। तो इस बार हमारे पास कौन कराएगा, बेसिकली देखा जाए बेटा तो एनर्जी वॉज या वर्क फंक्शन अगर बात करें तो वॉज hc/λ, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में h nu naught, ये तो था सिंपल, ठीक है। अच्छा, तो भाई अगर हम लोग यहां पे वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसीलिए कहते हैं दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू विच PEE will occur, ठीक है, सिंपल सी चीज, ओके। तो बेसिकली ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, इससे नीचे हो पाएगा और उससे आगे नहीं, तो मींस ये नहीं करवा पाएगा, इस बार ये नहीं करवा पाएगा, ओनली अगर हम लोग देखें तो सेकंड ऑप्शन ही हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट करवा पाता। तो हमारे को यहां पे 3 टर्म्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा इसमें 2 पैरामीटर्स विल बी कंसीडर्ड, 2 पैरामीटर्स जो है हमारे पास कंसीडर करे जाएंगे। वन इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी का वेरिएशन हमें देखना है, और दूसरा इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। याद रखना इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि मैं क्लब करके पढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस अगर मैं बात करूं बेटा, आपको पता है फोटोन हमारे पास पैकेट ऑफ एनर्जी है बेसिकली, ठीक है, तो पार्टिकल नेचर के जैसे, क्योंकि एक पैकेट है हम लोग उसको पार्टिकल कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई ये फिजिकल पार्टिकल नहीं है, जैसे ये पेन है, नहीं, वो बेसिकली एनर्जी का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है बेसिकली, ओके। तो दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स। तो इंटेंसिटी, मान लो कि बेटा ये बल्ब है, मैं इसके पास खड़ा रहूंगा तो मेरे पास ज्यादा लाइट आएगी, तो ब्राइटनेस ज्यादा दिखेगी, हाँ या ना, ओके। अच्छा, तो बेसिकली इसमें से जो भी फोटॉन्स निकल रहे हैं वो मेरे फेस पे ज्यादा गिर रहे हैं पर यूनिट सेकेंड, तो बेसिकली इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर मैं इसको दूर कर दूंगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, तो हम कहते हैं इंटेंसिटी कम है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड या एब्जॉर्ब्ड पर सेकेंड इज लेस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली एनर्जी पे है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन, तो आपको यहां पे ये याद रखना है बेटा, ये कई बार पूछा गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी किस चीज को चेंज करता है, दैट इज फोटो करंट। ये चेंज करेगा सिर्फ और सिर्फ फोटो करंट को,
और फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है, ये हमारे को चेंज करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड सेकेंड जिसको ये इंपैक्ट करता है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में जो दोनों वेरिएशंस हैं उस पर ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी फोटो करंट को चेंज कर सकता है, इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल को या काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उसको, और स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज करेगा। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमारे पास ये था। आ जाओ फिर हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। क्या था? तो हमारे पास एक ट्यूब रखी हुई है इस टाइप से, वैक्यूम ट्यूब था। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक कलर फिल्टर रखते हैं, ठीक है, इस टाइप से। दीज आर कलर फिल्टर्स। सर कलर फिल्टर की क्या जरूरत है? अभी जरा देखो मैं बताता हूं। मान लो ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है। तुमने ये चीज नोटिस करी होगी कि अगर मान लो सब्जी वाले के पास जाते हो तो वो अगर प्याज बेच रहा है तो वो अपने लाइट पे एक पिंक कलर की पॉलिथीन लगा देता है ना। तो पिंक कलर की पॉलिथीन लगाने से सारे के सारे प्याज रंगीन, मतलब पिंक कलर के दिखने लगते, तो लगता है वाह क्या फ्रेश प्याज है, यही लेना है ना। तो बेसिकली अगर मैं यहां पर बात करूं कि हमारे पास अगर आपके घर पे कोई भी लाइट है, व्हाइट लाइट का सोर्स है, उसको येलो पॉलिथीन से कर दोगे तो येलो लाइट देगा, ग्रीन से कर दोगे तो ग्रीन लाइट देगा। तो कहीं ना कहीं जब कलर चेंज हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। मेरे को इस पूरे एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे करना है, तो ये मैं यहां पे रेड कलर का वो लगा दूंगा कलर फिल्टर, तो अंदर रेड कलर की लाइट जाएगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज फॉर डिफरेंट कलर्स देगा, एंड डिफरेंट कलर्स मींस डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सिंपल, ठीक है। सोर्स को हमें इंटेंसिटी, सर क्वेश्चन में कैसे, मतलब हमने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी से चेंज होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा? मान लो यहां पर हमारे पास एक एमिटर है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे इस टाइप से, और एक हमारे पास कलेक्टर है जिससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर जाएंगे, ठीक है, सर्किट बनाने के लिए। तो ये जो इसका ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा x, अगर आप x को इंक्रीज कर दोगे तो सोर्स मूव अवे, सोर्स दूर चला जाएगा। और अगर हमारे पास, अभी मैंने कहा था बेटा कि अगर सोर्स दूर चला जाएगा तो ब्राइटनेस कम, इंटेंसिटी कम, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब पर सेकेंड कम। तो बेसिकली जैसे आप सोर्स को दूर करोगे तो इंटेंसिटी हमारे पास कम हो जाएगी। अगर मैं x को कम करूंगा तो सोर्स क्लोजर मूव करेगा, ठीक है, तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी इस टाइप से। तो बेसिकली दो वेरिएशन हम लोग इस टाइप से लाते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तीन चीजें हैं, जरा ध्यान से समझना। यहां पर हम लोग जैसे ये वाला पॉइंट था, इसको इसी कलर में रखते हैं यहां पर इस टाइप से, ठीक है। हमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उसके ग्राफ्स क्या क्या हैं, सारी चीजों को हम लोगों को ध्यान से देखना है। प्लीज रिवाइज कर लेना बेटा, जो क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं यहीं से ही बनेंगे और कई बार रिपीटेटिव फॉर्म में पूछा गया। तो सबसे पहले मैं कनेक्शन करूंगा एक नॉर्मल एमीटर का, ठीक है। सेकेंड कनेक्शन करेंगे हम लोग यहां पर इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, ठीक है। और थर्ड कनेक्शन करेंगे रिवर्स इस टाइप से, ठीक है। तो पहला कनेक्शन अगर मैं करता हूं, जरा ध्यान से समझना, अगर मान लो मैं फर्स्ट कनेक्शन करता हूं, ठीक है, और जो ये लाइट हमारे पास यहां पर आके इस पे गिरने वाली है, मैं पहले ही कह दिया है बेटा न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है, तभी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विल अकर, अदरवाइज ये नहीं होगा, है ना, राइट। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भैया हमारे पास जो ये सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, या फिर जो लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है उसकी बात करो, क्योंकि कलर फिल्टर से मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूंगा। जो लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब जरा देखना, बहुत सुंदर सी चीज, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे, है ना। और अगर मैं देखूं, मैंने सिंपल पहले केस में, केस 1 अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने सिंपल एमीटर इज कनेक्टेड, ठीक है, कोई बैटरी नहीं लगाई, एमीटर इज कनेक्टेड। अगर मैं देखूं तो हमारे पास, मैं कहता यार कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से, जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन निकले, मान लो 10 निकले, तो कुछ इधर चले गए कुछ इधर चले गए, लेकिन एक आध इलेक्ट्रॉन तो यहां पे सर्किट कंप्लीट कर देता, तो थोड़ा बहुत करंट बनता है, ठीक है। तो इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, देयर विल बी अ फोटो करंट, देयर विल बी अ फोटो करंट, तो उस समय भी होता है। बैटरी लगाने से क्या इंपैक्ट आएगा, जरा ध्यान से देखना।
कई बच्चों ने ये चीज पढ़ी है कि इंटेंसिटी ही फोटो करंट को चेंज करता है। क्या है बोला? इंटेंसिटी ही फोटो करंट को चेंज करता है। हमारे पास, अरे भाई साहब हमारे पास, हमसे मजे लेगा, कहां गया भाई? हमारे पास ये होगा, ये होगा, आ जाओ, ठीक है। आई डोंट नो कैसे हुआ अपने आप जादू ले रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इंटेंसिटी ही हमारे पास फोटो करंट को चेंज करेगा। तो पहला केस हमारे पास आता है फोटो करंट, एक ग्राफ फोटो करंट वर्सेस हमारे पास वोल्टेज, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देख रहा है, इसका ग्राफ कई बार पूछा गया है और रिपीटेटिव फॉर्म में है, जेईई मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं लिटरली। ग्राफ समझ गए तो हो गए। मैंने जब यहां पे कोई वोल्टेज नहीं लगाया तो नॉर्मल एमीटर से भी कुछ ना कुछ करंट बना था, ठीक है। ये रहा, मैं इसको यहां पे मार्क कर लेता। अगर मान लो सेकंड केस है कि मैंने सेकंड केस में इसको कनेक्ट कर दिया, इस बार एमीटर हटा के केस 2 मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो बेसिकली बेटा ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया हमारे पास केस 2 में पॉजिटिव। आपको भी पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी इस टाइप से, और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस पर जो फोर्स होएगा किधर होएगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे कहीं ना कहीं ये हमारे पास डिविएट होके इधर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा करंट बढ़ता है ऐसे, ठीक है, करंट तो बढ़ता है। सर आपने तो बोला था या हमें तो पढ़ा गया कि इंटेंसिटी ही करंट चेंज करती है, यहां पे करंट क्यों चेंज हुआ? ये करंट अगर मैं बात करूं बेटा तो ये करंट इसलिए चेंज हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकले थे 10 निकले थे, पहले एक पहुंच रहा था, अब काफी सारे पहुंचेंगे तो करंट बढ़ता है। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम बेटा अगर हम लोग बात करें तो ये सैचुरेट आउट कर जाता है। मतलब तुम वोल्टेज चाहे कितना भी पॉजिटिव कर लो, लेना देना नहीं, अगर 10 ही इलेक्ट्रॉन निकले, 10 के 10 पहुंच गए तो करंट मैक्सिमाइज, समझ गए? 10 इलेक्ट्रॉन निकले और 10 के 10 ही पहुंच पाए तो हमारे पास करंट मैक्सिमाइज, सैचुरेट आउट कर गया। जब तक मैं यहां पर इसको आगे पीछे नहीं करूंगा तो ये फोटो करंट चेंज नहीं होगा, मींस इंटेंसिटी अब काम कर रही है। ये जो वेरिएशन है, ये वाला जो वेरिएशन है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास थोड़ा सा करंट का वेरिएशन हमें दिखता है। ओके, अच्छा। थर्ड केस, तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड फोटो करंट, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड फोटो करंट, ठीक है, क्योंकि ये सैचुरेट आउट कर गया। अब जब तक आप इसमें बेटा इंटेंसिटी वेरिएशन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। थर्ड केस हम लोगों ने क्या करा, ठीक है, हम लोगों ने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, केस 3। तो बेसिकली अब हमारे पास जरा देखो, कलेक्टर साइड का वोल्टेज नेगेटिव, दिस इज वोल्टेज ऑफ कलेक्टर, ठीक है। तो अब हम लोग नेगेटिव साइड पर आते हैं, तो लॉजिकली हमारे पास लास्ट केस में अगर मैं बात करूं बेटा, लास्ट केस में तो ये नेगेटिव होने की वजह से ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, इस बार ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपको भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार ऐसे सेट होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच पा रहे थे वो रिपेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, नेगेटिव प्लेट है, तो बेसिकली ये जो फोटो करंट है ये कहीं ना कहीं कम होना स्टार्ट होता है, और एक पॉइंट पर जाके करंट 0 हो जाता है। करंट हमारे पास यहां पे इस पॉइंट पे फोटो करंट इज 0, फोटो करंट इज 0, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये ग्राफ ऐसे आके खत्म हो जाता है, मींस जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे सारे रिपेल कर गए और रुक गए। तो बेसिकली ये जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझना इसका मतलब, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास वो पॉइंट होता था जहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड, ठीक है। मींस यहां पर अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू ई वी नॉट, ठीक है। अगर ये मान लो वोल्टेज हमारे पास V0 था तो जितनी एनर्जी थी वो ई वी नॉट के बराबर हो जाएगी, तो हमारे पास रुक जाएगा। तो यहां पर हमारे पास ये रिलेशन आया, तो इस टाइप का ग्राफ रहता है। अब जरा देखो, अगर मैं इसी ग्राफ में ग्राफ 2 जो आपको याद रखने, क्योंकि ये पहला पार्ट हमारे पास ग्राफिकल होता है, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ 2 की बात करूं, वेरिएबल इंटेंसिटी, मैंने यही जो पिछला वाला ग्राफ था डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए बनाया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था, इंटेंसिटी से फोटो करंट इंपैक्ट होता है, इंटेंसिटी से हमारे पास फोटो करंट इंपैक्ट होएगा, ठीक है। और तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ली जाए किसका इंटेंसिटी ज्यादा है
तो I2 विल बी ग्रेटर देन I1 इन दिस केस, और यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम। समझ गए? क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है हमारे पास दैट डिपेंड्स ऑन, हमारे पास अगर बात करो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वो हम लोगों ने चेंज ही नहीं करा। ठीक है, ये है। अगर हम लोग इसका ग्राफ थर्ड की बात करें बेटा, ठीक है, ग्राफ 3, तो ये ग्राफ आता है विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो बेटा ये किस टाइप से आएगा, यहां पर ध्यान से देखना, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये कुछ ऐसा आता है, क्योंकि अगर हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है तो फोटो करंट विल बी सेम इन दिस केस, फोटो करंट हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहां पर बात करें बेटा, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V02, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ν2 और ν1 अगर है हमारे पास, तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं ν2 विल बी ग्रेटर देन ν1, बिकॉज स्टॉपिंग, मैंने कहा कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, और उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। तो ν2 इज ग्रेटर देन ν1, दैट मींस VO2 विल बी ग्रेटर देन VO1। उल्टा भी समझ सकते हो, जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, दिस इज आवर ग्राफ 3। फोर्थ ग्राफ हमारे पास क्या आता है, ग्राफ 4, उसको भी देखो। मैंने कहा कि फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ हमारे पास कैसे रहता है, तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा कि जब भाई हमारे पास इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स, बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, सोर्स के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो एमिटेड हो जाएगा, किसी सरफेस पे जब गिर रहा है तो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। ठीक है, कितनी इंटेंसिटी इस पे गिर रही है उसके बारे में। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखा भी था, दोबारा लिख रहा हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ये था। ठीक है, ओके। तो बेसिकली अगर आप देखोगे जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से लड़ता है, याद रखना। ठीक है, ये कुश्ती वैसी वाली है, एक के साथ पंगा लेगा, तो याद रखना 1 फोटॉन या 1-to-1 इंटरेक्शन, 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो बेसिकली ये जितने ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो हमारे पास ग्राफ लीनियर आता है इस टाइप से। ठीक है, तो अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, देयर इज अनदर टर्म इस ग्राफ में जो आता है, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी, फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, इसको आधे वर्ड्स में देखा जाए तो एक सरफेस पे मान लो 1000 फोटॉन गिरे। ठीक है, समझना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी, फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। इस ग्राफ के लिए स्लोप का मैटर पड़ेगा, क्या होता है सर, जरा ध्यान से देखना। बेसिकली अगर मान लो बेटा मेरे पास कोई मेटल है और इस पे हमारे पास लाइट गिर रही है, ठीक है, मान लो 1000 फोटॉन्स गिरे, ठीक है, 1000 हमारे पास फोटॉन्स गिरे, तो कितने, और न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है, मैं कह के चल रहा हूं बेटा, मींस फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट तो तभी होएगा ना भैया जब हमारे पास न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है। ओके, तो हम लोग यहां पे क्या कहते हैं, तो भाई 1000 फोटॉन गिन रहे हैं, अगर यहां से हमारे पास गिर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे। आधे बच्चों को लगेगा सर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है, हर फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए थे, लेकिन नहीं निकलते। अब आधे बच्चों को ऐसा क्यों सर, आपने कहा 1-to-1 इंटरेक्शन है, मैंने कहा बिल्कुल। फिर आपने कहा कि सर हमारे पास न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है, तो हमारे पास ये फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होएगा, मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन तब भी नहीं निकलते। क्यों, क्योंकि बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे पास, देयर इज एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये होता है, ठीक है, बिटवीन फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मींस जब हम लोग इलास्टिक कोलिजन कर रहे होते थे बेटा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी तो होएगा।
तो बेसिकली जब ये लाइट यहां पर गिरती है तो इसका एक मोमेंटम होता है जो अभी हम लोग देखेंगे h बाय लैम्डा, तो उसको कंजर्व करने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो जाते हैं लेकिन अंदर ही रह जाते हैं। तो बेसिकली सम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोलाइड एंड रिमेन इनसाइड द मेटल सरफेस, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहां पे बात करें बेटा तो मोमेंटम कंजर्वेशन, इलेक्ट्रॉन देखो 1000 इलेक्ट्रॉन फ्री जरूर हो जाएंगे लेकिन बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो डिपेंड करता है बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली कितने फोटोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड। सिंपल कि भैया अगर मान लो फोटोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी हमारे पास बिल्कुल बेसिक सी चीज है, आउटपुट बाय इनपुट, यहां पर अगर 1000 इलेक्ट्रॉन निकलते और 1000 फोटोन होते तो फोटोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी 1 आ गई होती, मींस अगर 100 गिरेंगे तो 100 निकलेंगे। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ द मोमेंटम कंजर्वेशन, इवन इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, हमारे पास 1000 निकलने चाहिए थे लेकिन निकलते नहीं है, ठीक है, तो कुछ अंदर रह जाते हैं। तो हमारे पास दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। तो अगर मैं इंटेंसिटी वर्सेस या फोटो करंट हम लोग ले रहे थे ना वही वाले ग्राफ में, तो उसमें वेरिएशन जरा देखना, हमारे पास दिस वाज फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का अगर मैं ग्राफ देखूं तो कुछ ऐसा आता है, ठीक है, इस टाइप से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें फोटोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है। अगर मान लो ये ईटा 1 है, ये ईटा 2 है, जरा देखो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे इसमें फोटो करंट ज्यादा आ रहा है ना, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे इसमें फोटो करंट ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग यहां पे बात कह सकते हैं ईटा 2 इज ग्रेटर देन ईटा 1, इस मटेरियल की फोटोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा है। अब तुम कहोगे सर आपको कैसे पता लगा, अरे यार जब मैं इंटेंसिटी फिक्स कर रहा हूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो उस पे हिट कर रहे हैं वो फिक्स हो गए, मान लो 1000, अब इसमें करंट ज्यादा बन रहा है ना, मीन ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो भैया एफिशिएंसी इसकी ज्यादा हो गई ना, ठीक है, इस टाइप से। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, इस ग्राफ का जो मैक्सिमम स्लोप हो सकता है दैट इज फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का, अगर मैं मैक्सिमम स्लोप की बात करूं तो वो 45 डिग्री से ज्यादा नहीं जा सकता, ठीक है, मींस मैक्सिमम स्लोप इज 45 डिग्री। सर ऐसा क्यों आया, इसको भी जरा समझ लो कि भैया एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ना, तो जो भी मैक्सिमम, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तुमने एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक फोटोन गिरा और 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसा नहीं होता, 1-to-1 इंटरेक्शन एंड दैट टू इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम इधर रहेगा, सारे ग्राफ जितने भी बनते हैं वो जनरली इधर नीचे की डायरेक्शन में ही बनते हैं, ठीक है। तो आपको ये सेकंड हमारे को ध्यान रखना है, मतलब ये हमारे पास था ग्राफ, कौन सा ग्राफ नंबर था भैया, ग्राफ नंबर 4, ठीक है। अब आया हमारे पास ग्राफ नंबर 5, ठीक है, ग्राफ 5। तो पांचवा ग्राफ है हमारे पास फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो क्या हमारे पास फोटो करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, नहीं, मैंने कहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल डिसाइड करेगा वो, ठीक है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, सर फोटो करंट इस पे इंडिपेंडेंट है, ऐसा बन जाएगा, और ऑप्शन अगर दिखेगा तो ऐसा सिलेक्ट कर देंगे और नेगेटिव मिल जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो बेटा ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, क्यों भाई, हमारे पास न्यू लेस देन, अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नॉट है तो फोटो करंट 0 रहेगा, फोटो करंट विल बी 0, ठीक है, और न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो हमारे पास पीईई फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट होगा, बट करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, तो बेसिक बहुत सुंदर सी चीज आ गई बेटा, फ्रीक्वेंसी इसका स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करता है, करंट उसके बाद नहीं, उसके बाद तो इंटेंसिटी डिसाइड करेगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम में हमारे पास कुछ नहीं, उसके बाद हमारे पास रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी से लेना देना कुछ नहीं है। ग्राफ नंबर 6 जो आपको ध्यान रखना है, ग्राफ नंबर 6 अगर हम लोग देखें फोटो करंट वर्सेस टाइम, फोटो करंट वर्सेस टाइम, तो ये जो है हमारे पास बेटा ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है, 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स लेता है, दिस इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस जो भी है प्रोसेस हमारे पास
इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो अचानक हो जाएगा, ऐसा नहीं 2 घंटे छोड़ दो, इतनी एनर्जी चाहिए ना 2 घंटे में आराम से करें, ना 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 ना, वो मजे वाला बात नहीं है। तो ये ग्राफ अगर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो 10⁻⁹ सेकंड में करंट बन जाएगा, 10⁻⁹ सेकंड में। लेकिन अगर हमारे पास न्यू इज, आधे बच्चे कहते हैं न्यू इज लेस देन न्यू नॉट है तो करंट कभी बनेगा ही नहीं, टाइम चाहे तुम कितनी देर के लिए कर लो। हमारे पास फोटो करंट यहां पर है, ठीक है, और अगर मैं यहां पे बात करूं ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो न्यू लेस देन न्यू नॉट के लिए हमारे पास चाहे तुम कितनी देर के लिए हमारे पास लाइट डाल दो, ठीक है, लेकिन हमारे पास कभी भी फोटो करंट नहीं बनेगा। तो दिस वर द मेन एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स और उनका एनालिसिस, ओके। फिर आता है हमारे पास आइंस्टीन की इक्वेशन, ठीक है, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ पीईई। उन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही बेटा कि हमारे पास जो भी मेटल है, ठीक है, हर मेटल का एक अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वजह से एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन होगा। अगर हमारे पास यहां पर लाइट जब आती है तो ये फोटॉन्स के फॉर्म में आती है, ये जो डॉट डॉट से बना रहा हूं तो समझ जाना ये फोटॉन्स के फॉर्म में है। तो पहली चीज उन्होंने कहा कि लाइट के हमारे पास एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी को जो हम लोग कहते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी, अगर हम लोग बात करें दैट इज कॉल्ड फोटोन, ठीक है। अगर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विल अकर, ये उन्होंने बोला, ठीक है। हमारे पास 1 फोटोन विल इंटरैक्ट विद 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। हमारे पास एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से ही इंटरेक्ट करेगा। दूसरी चीज हमारे पास दिस विल बी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास वैलिड है, ओके। तो उन्होंने कहा कि भाई जो इसकी एनर्जी होगी h न्यू नॉट होगी, ठीक है। मेटल में हमारे पास वर्क फंक्शन फाई नॉट है और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। तो क्योंकि हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जस्ट बिफोर और आफ्टर की एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहती है, तो हमारे पास जो आइंस्टीन की रिलेशन आती है बेटा, इंसिडेंट एनर्जी h न्यू नॉट इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सर मैक्सिमम कहां से आ गया? हमारे पास मैक्सिमम क्यों भाई? जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सरफेस पे होते हैं वो बाहर निकलते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलते हैं। अगर मैं बात करूं ऑल इलेक्ट्रॉन, मोस्टली हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्या कहने का मतलब सर? मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बेटा अंदर से बाहर आ रहे हैं, मतलब लोअर लेयर से अगर एमिट होते तो वो टकरा के निकलते तो थोड़ी सी एनर्जी उनका कम हो जाता है, लेकिन एट टाइम ऑफ कोलिजन, जब हमारे पास कोलिजन हुआ था उससे जस्ट पहले और बाद में ये हमारे पास रिलेशन है एनर्जी कंजर्वेशन का, ओके। तो ये उन्होंने रिलेशन का, इसको अलग से फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट इक्वल टू एच हमारे पास, अच्छा न्यू नॉट नहीं एच न्यू आएगा ना हमारे पास। यहां पर अगर मैं बात करूं तो एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस ये, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और हमें पता है फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट विल बी इक्वल टू ई वी नॉट, ये आएगा सिंपल, ठीक है। तो एक और फॉर्म है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। तो ये रिलेशन है, सिंपल है ना। इसको एच सी बाय लैम्डा वेवलेंथ के टर्म में भी लिख सकते हो, एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस ई वी नॉट, इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ आइंस्टीन इक्वेशंस जो आपको ध्यान रखनी है। ये आपने कहीं ना कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ लिया 11वीं में केमिस्ट्री में, लेकिन हमें पता है हमारे बच्चे तो भैया भूलने में बहुत माहिर है, याद करने में टाइम लगता है लेकिन भूलने में बहुत माहिर है, ठीक है। तो बेटा थ्योरी को रिवाइज करते चलना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी मैं लिख रहा हूं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। तो ये आ गया। तो इसके बाद भी हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं जो इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। ग्राफ्स फ्रॉम आइंस्टीन थ्योरी, ठीक है। इसके भी 2 ग्राफ्स हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल एनालिसिस आ जाती है और कई बार पूछी है, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो देख लेना, ठीक है। अच्छा
क्या है सर? हमें आइंस्टीन ने बोला था एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पहला ग्राफ है फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का। ध्यान रखना, गलती हो जाती है मैं पीट दूंगा, गलती मत करके आना। और तुम बिलीव नहीं करोगे मैंने कहां पे गलती करी थी। 2009 का अगर आपके पास AIEEE का पेपर निकल जाए, ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो ये वाला ग्राफ था, ये वाला, ठीक है। अब मैंने ना आलस में कहूंगा मैं, आलसी हो गया था, मैंने कहा ओ ये तो आता है, और गलती कर दी थी, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज पे मैंने इंटेंसिटी का वेरिएशन वाला ग्राफ पिक कर दिया था, और मैं घर आके ना मन कर रहा था माथा फोड़ लूं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, ठीक है, ध्यान से करना इस चीज को। ओके, ये आया। अच्छा, तो हम लोग ग्राफ एनालिसिस की बात कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। ये है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जो लाइट गिर रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। तो ग्राफ जरा देखना, अगर मैं देखूं बेटा एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, इसको मेरे को एक्स एक्सिस पे बनाना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मैं देखूं बेटा हमारे पास, अगर हम लोग यहां पे देखें तो न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट, ठीक है, बाय एच प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को इस साइड ले लो, हम लोग यहां पे काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है यहां पर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास एच न्यू माइनस फाई नॉट। अगर ये वाई एक्सिस पे है तो एम एक्स माइनस सी, है ना। तो कहीं ना कहीं ग्राफ कुछ ऐसा आता है इसका। यहां पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं और यहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की बात करो, तो जरा ध्यान से देखना कैसा ग्राफ आता है। एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे हो गया इसका पावर 1 और ये एक्स एक्सिस पे हो गया इसका पावर 1। कुछ ग्राफ ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट इसका कहीं ना कहीं यहां पर होता है, ठीक है। अब जरा देखो ग्राफ देके क्वेश्चन कैसा आएगा सर, हो सकता है ग्राफ ही पूछ ले। दूसरा हमारे पास क्या पूछा जा सकता है, जरा देखो, अगर मैं इसको कंपैरिजन मोड में डालूं, कंपैरिजन मोड मतलब अरे चेक करो हमारे पास कंपैरिजन करा जाए, तो भैया जो स्लोप है इस ग्राफ का वो एच आएगा, ठीक है। तो आप यहां पे जो भी है तो टेन थीटा अगर मैं बात करूं तो वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। कई बार क्या होता है, ध्यान से सुन लो मेरी बात, कई बार क्या होता है ग्राफ देके वो कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट बताओ। आधे बच्चे कहते हैं सर 6.6 इंटू 10⁻⁻34, हमें तो याद है, वही था ऑप्शन, मैंने टिक कर दिया। मैंने बहुत बड़े गधे हो, ये एक्सपेरिमेंटल है भैया ग्राफ। अगर एक्सपेरिमेंट गलत करूंगा तो कांस्टेंट की वैल्यू गलत आएगी, है ना, कांस्टेंट की वैल्यू गलत आएगी। तो आपको ग्राफिकल प्लैंक्स कांस्टेंट की बात पूछ रहा है, तो वो आप कहां से निकालोगे, ये तो स्लोप से पता लग जाएगा। तो टेन थीटा आ गया। जो ये वाला पॉइंट है बेटा, इससे नीचे जरा देखो फोटोइलेक्ट्रिक हो ही नहीं रहा, तो दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने के लिए बोलेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट अगर आपको निकालना है तो बेसिकली स्लोप निकाल देना टेन थीटा, ठीक है। अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वो बेसिकली हो जाएगा हमारे पास इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। बहुत गला दर्द कर रहा है यार, लेकिन चलो कोई नहीं, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर आपको इसी मटेरियल में वर्क फंक्शन पूछ लिया जाए कि भैया वर्क फंक्शन बताओ, तो क्या करते, तो क्या करते, जरा यहां पर ध्यान से देखो। एक्स्ट्रापोलेशन के बाद ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा, सर आप सीधी लाइन क्यों नहीं बनाई, अरे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग यहां पे नेगेटिव सीधी नहीं बना रहे, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगा। एक्स्ट्रापोलेशन के बाद ये वाला इंटरसेप्ट देखो, इंटरसेप्ट इज फाई नॉट। या तो आप एक्स्ट्रापोलेट कर पाओ तो ये हो जाएगा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये आ गया इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ओके, अच्छा सर अगर मेरे को नीचे ग्राफ नहीं दे रखा, यहीं तक है, तो मैं कैसे निकालूंगा उस चीज को। तो बेसिकली आपको एक्सपेरिमेंटल प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, ये एच एक्सपेरिमेंटल इंटू न्यू एक्सपेरिमेंटल, न्यू नॉट एक्सपेरिमेंटल, वहां से भी आप तो वर्क फंक्शन निकाल सकते हो, है ना। मतलब यहां से जो स्लोप से एच आएगा और ये जो न्यू नॉट है एक्सपेरिमेंटल जो है हमारे पास वो आएगा, वहां से भी तो वर्क फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ग्राफ के एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस मैंने आपको यहां पे बता दी। सेकंड ग्राफ के एनालिसिस पे जाते हैं, ठीक है। सेकंड ग्राफ एनालिसिस हमारे पास क्या कहता है, आइंस्टीन की रिलेशन थी बेटा एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म पे, राइट। तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ,
अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास फिर से अगर देखोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं अगर यहां इस इक्वेशन को देखूं तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, तो वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई आता, हाँ या ना आता। अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं भैया तो काम बन गया, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, मीन्स ये ग्राफ इस बार कुछ ऐसा आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ओके। तो इस बार जो हमारे पास यहां पे स्लोप बनेगा विच इज tan थीटा, ठीक है, यहां पे ये थीटा है तो tan थीटा, इस बार वो दे रहा है h बाई ई। मतलब अगर क्वेश्चन में प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना हुआ, ठीक है, तो बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने के लिए ई इंटू स्लोप करना पड़ेगा, देखो है ना। पिछले क्वेश्चन में नहीं, पिछले वाले ग्राफ में नहीं था, यही है क्वेश्चन, ठीक है। इसी टाइप से घुमाते हैं, कोई सा भी ग्राफ देंगे आधे बच्चों को याद ही नहीं रहेगा, इक्वेशन से निकाल लेना भाई। अच्छा, इस बार जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है फाई नॉट बाई ई। तो अगर आपको क्वेश्चन में वर्क फंक्शन ग्राफ देके वर्क फंक्शन पूछ लिया जाए तो आप वर्क फंक्शन फाई नॉट निकालने के लिए इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इंटू ई कर दो ना। सर ये कहां से आया? अरे यही तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है ना भाई, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ही तो है, इसको ई से मल्टीप्लाई करोगे तब वर्क फंक्शन आएगा, एंड दिस विल बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो दैट विल बी इक्वल टू बेटा न्यू नॉट, एंड दिस इज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो इस टाइप से हमारे पास दोनों वेरिएशंस आपको ध्यान रखने हैं। सर इसमें क्या पंगा था, क्या आप बोल रहे हो बार बार ध्यान रखना है? भाई हमारे पास जब ग्राफ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का है तो जरा देखो फाई नॉट आ रहा है, ठीक है, न्यू नॉट आ रहा है और स्लोप एच आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ बेटा अगर हम लोग बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो हमारे पास फाई नॉट बाई ई आ रहा है, एच बाई ई आ रहा है और न्यू नॉट आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। तो दिस वाज योर फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट जो हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा वेरिएशन आता है जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है, ओके। तो ये था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक का। आई होप बेटा आप सारी चीजों को रिवाइज कर पा रहे हो, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज ड्यूल, हमारे पास डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। तो हुआ क्या, हमारे पास डी ब्रॉगली साहब, मैं इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं कि सोचने की बात है यार, ठीक है, कि हमारे पास उन्होंने ड्यूल चीज की बात करी, मींस यहीं से ड्यूल नेचर स्टार्ट हुआ क्या था कि हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जो पार्टिकल जो वेव नेचर समझा पा रहे थे, जैसे पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये सारे फिनोमेना। दो फिनोमेना ऐसे आए, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, लिख लेना कॉपी में, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, कॉम्पटन इफेक्ट, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, जो फिजिक्स को आगे लेके पढ़ेंगे तो उनके बैचलर्स में, बैचलर डिग्री जो होगी बीएससी की या बीटेक की, उसमें फर्स्ट ईयर में ही आ जाएगा कॉम्पटन इफेक्ट, ओके। अच्छा, तो ये दो एक्सपेरिमेंट वेव नेचर से समझाए ही नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो अब डी ब्रॉगली, आइंस्टीन ने क्या बोला, आइंस्टीन की मैं मतलब दीज आर वन ऑफ द साइंटिस्ट, मैं आइंस्टीन का तो वन ऑफ द बिगेस्ट फैन हूं, उसका रीजन ही यही है, ही ऑलवेज थिंक्स आउट ऑफ बॉक्स। मैंने ये आपको पहले भी बताया कि अचानक अगर मैं कह दूं कि मान लो कि लाइट का ना ही वेव नेचर है ना ही पार्टिकल नेचर है, कुछ नया है, तो आप सोचोगे तो अंधेरा आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग इतना बाहर की चीजें नहीं सोच सकते। आइंस्टीन ने बचपन से खुद वेव नेचर पढ़ा और आखिरी तक आते आते एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आ गया जहां पर सबका वेव नेचर ही फेल हो गया, ऐसा बिहेवियर आ ही नहीं रहा था। तो उसने वो हिम्मत उठाई कि यार ये चीज को हटाओ, कुछ नया सोचा जाए। नया सोचना बहुत टफ होता है, मानना उसको बहुत आसान है। हम लोगों के लिए कितना आसान है भाई, हम लोगों ने कहा कि एनर्जी कंजर्वेशन है, एच न्यू आया, कुछ वर्क फंक्शन में चला गया, कुछ काइनेटिक, कितनी आसान सी इक्वेशन, लेकिन उसको सोचने में कम से कम 15 साल लग गए, 15 साल, ठीक है। आइंस्टीन ने 15 साल दे दिए इस चीज के ऊपर, ओके, और डी ब्रॉगली ने उसको मर्ज करने में आई थिंक 10 या 12 साल और लगाए। तो हमें देखने में बहुत छोटी चीज लगती है, अच्छा डी ब्रॉगली ने बोल दिया, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये बहुत गहरी वाली बात है। उन्होंने क्या कहा बेटा, डी ब्रॉगली ने बहुत सिंपल सी बात कही कि हमारे पास जब वेव है, ठीक है, या फिर पहले पार्टिकल से समझो, अगर एक m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से जाता है तो इसका मोमेंटम होता है ना,
मोमेंटम होता है, दैट P इज कॉल्ड m इंटू वी। ओके, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास, उन्होंने कहा कि जब भी कोई पार्टिकल जाता है तो इससे एसोसिएटेड एक वेव होती है, ठीक है, इससे एसोसिएटेड एक वेव होती है, मतलब एक पार्टिकल जब चलता है तो उसके पास भी एक वेव जनरेटेड होती है, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव। मतलब ये हमारे पास एक मैटर के चलने की वजह से डेवलप हुई वेव, डेवलप्ड बाय मोशन ऑफ, अगर हम लोग बात करें वेव डेवलप्ड बाय मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m, दिस इज कॉल्ड मैटर वेव। ठीक है, तो उसने कहा कि जब एक m मास का पार्टिकल, ठीक है, दोनों को बराबर है, m मास का पार्टिकल जब v वेलोसिटी से आता है तो मोमेंटम ये है, तो जो वेव इसकी जनरेट होती है लैम्डा, दैट इज इक्वल टू h बाय mv, या फिर इसको कहते हैं h बाय p। ये होता है, उसने कहा कि इसका अगर आपको वेवलेंथ चाहिए तो ये होता है हमारे पास h बाय mv या h बाय p। डेरिवेशन से हमें अभी मतलब नहीं है, हमें मेन कंसेप्ट देखना है कि मींस कोई भी मास वाला पार्टिकल जब चलता है, हमारे पास ये पेन है, इसका क्या वेव है आपको अभी नहीं समझ आएगा, हम फील नहीं कर सकते यहां पे वेव को, लेकिन अगर मैं इस पेन को अगर फेंक देता हूं तो हमारे पास इसके एसोसिएटेड एक वेव होती है, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव, और ये हमारे पास उसका वेवलेंथ, अगर आपको चाहिए कि सर वेव है तो वेवलेंथ होएगा, वो वेवलेंथ होता है h बाय mv। ठीक है, याद रखना बेटा, हमारे पास अब दो वेव्स होगी सिलेबस में, एक EM वेव हो गई और दूसरा हो गया मैटर वेव, दूसरी हो गई मैटर वेव। दोनों ही वेव अलग अलग हैं, हमारे पास EM वेव्स पूरी रहती है, ठीक है, दोनों साइड में, लेकिन मैटर वेव अगर m मास का है तो उससे एसोसिएटेड उसके आसपास ही रहती है बस। ठीक है, छोटी सी वेव होती है, पार्टिकल की पोजीशन के आसपास ही रहती है, इसलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आता है, याद ही नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी, क्योंकि यहां पर जैसे ये पार्टिकल चलेगा तो वेव के हमारे पास मोमेंटम में चेंज आ रहा होता है, पोजीशन की एक्यूरेसी नहीं होती, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h कट, ये बोला जाता है। बट ये केमिस्ट्री का पार्ट है, हमें क्या लेना देना, हमें थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ना है, लाल में पीला डाल के नीला निकाल के एक्सेप्शन बोलना है, हमारे लिए अनसर्टेनिटी नहीं है। ओके, सिंपल सी बात। मैटर वेव, अब अगर मैं बात करूं बेटा, मैंने कहा था अगर वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम है तो कौन सा कलर होता है, रेड सर जी, मैंने कहा अरे वाह। अगर लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है तो कौन सा कलर होता है, येलो सर जी, मैंने कहा येलो 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 डर्टी फेलो, यही है। अगर लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है तो हमारे पास कलर कौन सा होता है, येलो। ओए, यहां पर हमारे पास 4000 के आसपास होता है वॉयलेट, और जो मीन कलर होता है दैट इज येलो। दिस इज फॉर EM वेव्स, दिस इज फॉर EM वेव्स, ठीक है, EM वेव्स मीन्स वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए पर्टिकुलर कलर है। अगर हमारे पास इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, इफ पार्टिकल ऑफ मास m, अगर मैं बात करूं मूव्स विद v वेलोसिटी, तो उसका जो वेवलेंथ होगा h अपॉन mv है। मान लो इसको सॉल्व करने के बाद से, मैं लिख रहा हूं से, मान लो 6000 एंगस्ट्रॉम आ गया, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस पार्टिकल में से येलो लाइट निकलेगी, क्योंकि येलो का जो वेवलेंथ है वो तो 6000 होता है। आधे बच्चों को लगेगा हाँ बेटा यही डिफरेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलरली कपल्ड, ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली चलती हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, बहुत फेमस है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग सर ने बहुत फेमस कर रखा है, ये वाला डायग्राम ऐसे ऐसे बोलते थे ना, ठीक है, और आगे चलते रहते थे, ठीक है, एक ऊपर और एक ऐसे ऐसे, राइट, तो वही चीज है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड खचा 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 खचक जाएगा, E क्रॉस B से मोशन आ जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर मैं मैटर वेव की बात करूं बेटा, मैटर वेव में हमारे पास कोई भी यहां पे देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एक पार्टिकल के चलने की वजह से एक वेव बनती है, वो होता है मैटर वेव। देयर विल बी नो कलर, देयर विल बी नो कलर। तो आपको याद रखना है मैटर वेव और EM वेव्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पे सर कलर क्यों नहीं है, हमारे पास जो आंखों में आप कलर देखते हो दैट इज बाय द लाइट वेक्टर, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
मींस ईएम वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वही हमें सेंसेशन देता है। हमारे पास जो होता है ना, पीछे वाला कौन सा होता है यार, रेटिना में कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स होते हैं, उनको स्टिमुलस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमारे पास मैटर वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हमें स्टिमुलस नहीं मिलता, हमें वहां पे कोई कलर नहीं दिखाई देगा। तो दिस इज हमारे पास ईएम वेव्स, राइट, मैटर वेव्स। ओके, नेक्स्ट चीज, तो अगर हम लोग इसको समराइज करें तो हमारे पास समरी क्या थी? समरी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि अगर एक m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से जाता है तो इसके एसोसिएटेड एक वेव होती है ऐसे करके, ठीक है, छोटी सी वेव, उससे थोड़ा सा आगे पीछे रहेगी बस, ठीक है, दिस इज द मैटर वेव। और अगर इस मैटर वेव की मैं लैम्डा की बात करूं तो वो होता है h/mv, इस टाइप से, ठीक है। सेकेंडली उन्होंने कहा कि लाइट ना ड्यूअल नेचर शो करती है, बहुत सुंदर सी बात बोली, लाइट एक ड्यूअल नेचर शो करती है। आइंस्टीन ने ये नहीं बोला, आइंस्टीन ने कहा कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है, लेकिन वो मिक्स होके कैसे चलता है वो नहीं पता। दोनों में डिफरेंस है। हमारे पास वेव थ्योरी पहले से थी, पार्टिकल थ्योरी हमारे पास आइंस्टीन ने डेवलप कर दी, लेकिन इन दोनों को क्लब किसने किया? वो था हमारे पास डी ब्रॉगली साहब ने, ठीक है। बहुत टफ चीज थी भैया, 12-13 साल लग गए उनको इस चीज को क्लब करने में। उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर एक वेव है जिसका वेवलेंथ, दिस इज अवर वेव, अगर एक वेव है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, वेवलेंथ इज लैम्डा, ठीक है, तो हमारे पास इसका जो मोमेंटम होएगा, मोमेंटम, ठीक है, तो यहां से ही उन्होंने निकाला लैम्डा इज इक्वल टू h/p, तो मोमेंटम इज इक्वल टू h/लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट। आधे बच्चों को लगेगा ये करने में 12 साल लगा दिए हैं, हमें दे दे, हमें तो p को mv लिखते और लिख देते। बेटा इतनी सोचने की बात है, ठीक है, जब घना सोचने की बात है जो अभी शायद आपको फील ना होगा, और जिस दिन फील हो जाएगा उस दिन आपको रोंगटे खड़े कर देगा, ये इतनी खतरनाक चीज है, ठीक है। मेरे को तो आ ही जाते हैं गूज़बम्प्स जब मैं डी ब्रॉगली और आइंस्टीन की बात करता हूं। अब जरा ध्यान से देखना सर, इसमें ऐसा क्या इंपैक्ट है? मींस बेटा अगर मोमेंटम है न्यूटन्स, जरा ध्यान से समझना, अगर मोमेंटम है और लाइट अगर जा रही है, तो मान लो लाइट अगर लैम्डा वेवलेंथ से जा रही है लहरते हुए, ठीक है, लाइट हमारे पास लहरते हुए लैम्डा वेवलेंथ से जा रही है, तो बेसिकली डी ब्रॉगली ने कहा इसका मोमेंटम होगा h/लैम्डा। लाइट आई और टकरा के फिर वापस चली गई यहां से, ये ऐसे ऐसे मैं हाथ नहीं मोड़ सकता लेकिन चली गई, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम हुआ। चेंज इन मोमेंटम हुआ तो न्यूटन बाबा आ गए हमारे पास अपना झंडा लेके, कहने लगे भैया फोर्स भी लगेगा। तो यहां से स्टार्ट हुआ रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। मींस लाइट अगर किसी सरफेस पे आके हिट करती है तो रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर आ जाता है। तो ये इतनी खतरनाक चीज है, गूज़बम्प्स आ रहे, ठीक है, ये इतनी खतरनाक चीज है, मजा आ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं यहां पे बात करूं तो मोमेंटम इज इक्वल टू h/लैम्डा, मींस मोमेंटम की डायरेक्शन है, ठीक है, h/लैम्डा। जिस डायरेक्शन में हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफर होता है E क्रॉस B, अगर जैसे हम लोग बात करते हैं तो उसी डायरेक्शन में हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो मोमेंटम भी हमारे पास वही आएगा। ओके, अच्छा, तो ये हमारे पास ड्यूअल नेचर की अगर हम लोग बात करें कि पार्टिकल का हमारे पास, अगर हम लोग बात करें पार्टिकल का हमारे पास एक वेव होता है, उसका लैम्डा होता है, तो अगर एक वेव है जिसका लैम्डा है तो उसका एक मोमेंटम भी होता है, दैट इज h/लैम्डा। आधे कहते हैं सर मोमेंटम के लिए वेव का मास क्या ले? अरे हम लोग इसीलिए इसको यहां पे mv के टर्म्स में नहीं लिख रहे, सीधे मोमेंटम लिख रहे, ठीक है, और यहां पे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम्स लिखे जाते हैं जिसको मैं डेप्थ में नहीं बात करूंगा, आगे जब आप फ्यूचर में रिलेटिविटी पढ़ोगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि भैया पार्टिकल का वेव होता है, एक वेव होता है विच इज कॉल्ड मैटर वेव, और एक वेव का अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल के जैसे उसको आप मान सकते हो मोमेंटम होता है, तो ये पार्टिकल नेचर उसका आता है, ठीक है। इसी मोमेंटम को यूज करके आइंस्टीन ने कहा था कि मोमेंटम कंजर्वेशन होएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कुछ अंदर ही फ्री होके कट 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 खत्म, ठीक है। तो दिस वाज द समरी, बहुत छोटा सा था ना। अब जरा देखो एप्लीकेशन समरी क्या है कि सर ये काम कैसे आएगा, यही है आपका मेन एप्लीकेशन। क्या है? डी ब्रॉगलीज की पहली एप्लीकेशन। हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है, इसको लिख लेते हैं h/p, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें h/अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी है ना, तो आपको पता है अगर मान लो एक हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस v है, ठीक है, v नॉट या v है
हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, सबने पढ़ा है ये केमिस्ट्री में भी, पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो अगर मान लो एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ूंगा तो यहां तक आएगा, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू E इंटू V। ठीक है, तो भाई जैसे ही जरा देखो, इलेक्ट्रॉन के पास तो मास है ना, इलेक्ट्रॉन के पास तो मास है, तो m मास का पार्टिकल जब v वेलोसिटी, क्योंकि एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी बन गया ना, ये काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो इसके एसोसिएटेड एक वेव होगी। इस वेव का अगर लैम्डा चाहिए तो हम लोग लिखते हैं h अपॉन अंडर रूट में 2mev, इसी को सॉल्व करने के बाद आता है 12.2 एंगस्ट्रॉम बाय रूट v। ठीक है, 12.2 एंगस्ट्रॉम बाय रूट v फॉर इलेक्ट्रॉन। तो पहला एप्लीकेशन इस टाइप से है। सेकेंड, हमारे पास अगर हम लोग बात करें डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई सी भी गैस अगर मोनो एटॉमिक है बेटा हमारे पास, ठीक है, ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशंस, थर्मल की बात करें मतलब हीट की वजह से, तो आपको पता है कि यार अगर एक मोनो एटॉमिक तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 3 होता है, तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास हाफ kT एनर्जी देता है। इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3/2 kT। ठीक है, अगर हमारे पास डायटॉमिक है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कैसे निकालते थे, 3a-r, 3 नंबर ऑफ एटम्स 2 है, 3 into 2, और रिलेशंस है 1 - 1, 3 to 6 - 1 5, तो इसकी जो एनर्जी आएगी 5/2 kT। यही एनर्जी मतलब ये अगर मान लो T टेम्परेचर पे है तो ये मोनो डिग्री वाला जो मोनो एटॉमिक है इतनी एनर्जी के पास होता। डाया एटॉमिक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो डाया एटॉमिक के पास एनर्जी ये होती, और थर्मल की वजह से अगर वो चल रहा होता तो वेव बनती। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती h अपॉन अंडर रूट में 2m, हमारे पास यहां पे 3/2 kT, 2 से 2 गया तो यहां पर आ जाता बेटा h अपॉन अंडर रूट में हमारे पास 3m kT। ओके, और यहां के केस में लैम्डा आता बेटा h अपॉन अंडर रूट में, ठीक है, 2m 5/2 kT, तो यहां पर आता h अपॉन अंडर रूट में 5m kT। अगर मैं जनरलाइज्ड कर दूं बेटा, जनरलाइज्ड, तो बेसिकली हमारे पास जो लैम्डा होता है ड्यू टू फॉर ऑल द गैसेस ड्यू टू थर्मल हीट, अगर हम लोग बात करें तो h अपॉन अंडर रूट में fm kT। f है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पहला एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस इन सब से कर दिया जाता है, वेवलेंथ के रेशियोज, ये सब चुटर पुटर क्वेश्चन। दूसरा है हमारे पास गैसेस के लिए, जो हमारे पास किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हो सकता है, उसके लिए हमारे को आपको ध्यान देना है। थर्ड एप्लीकेशन कौन सी बताए पहले, रेडिएशन फोर्स या रेडिएशन प्रेशर। उससे पहले एक और चीज मैं सोच रहा था यार, अभी दिमाग से निकल गई। ठीक है, बहुत अच्छी चीज थी यार, जनरली बुक्स में इस चीज को मेंशन नहीं करा जाता। रुको, हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया। लैम्डा हमारे पास हो गए, राइट। हमारे पास अगर मैं डी ब्रॉगली की बात करूं बेटा, एक बार जेई एडवांस का क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली की अगर मैं बात करूं तो वेवलेंथ दैट इज लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। आधे बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे, v क्या है, दैट वाज v स्पीड, है ना, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट मास स्पीड तभी स्केलर आएगा, अचानक वेक्टर तो डाल नहीं दोगे। तो कहने का मतलब एक पार्टिकल की स्पीड कहीं ना कहीं फ्रेम डिपेंडेंट होती है। मैं यहां रुका हुआ हूं, आप भी अपने घर पे रुके, हम दोनों अर्थ पे एक साथ घूम रहे हैं, हाँ या ना, तो इसलिए आप मेरे को रेस्ट पर देख पाओगे। लॉजिक सी बात है। मींस मैं अगर मान लो चल रहा हूं, मेरे सामने वाला भी उसी स्पीड से चल रहा है, तो मेरे लिए तो वो रेस्ट पर हो जाएगा, रिलेटिव मोशन पढ़ा था ना। अब समझना, ये चीज बुक्स में मेंशन नहीं है। मींस जो कंसेप्ट है दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज फ्रेम डिपेंडेंट। कहां से आप लिख रहे हो मैटर करेगा, इज फ्रेम डिपेंडेंट। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू, जो एक्चुअल फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv रिलेटिव हो जाता है। क्या कहने का मतलब है सर, फॉर एग्जाम्पल एक m मास का पार्टिकल है,
ये क्वेश्चन के फॉर्म में कराना था लेकिन मैं यहीं पे बता रहा हूं। एक m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, एक m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। हमें बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ बोथ फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, फ्रॉम COM फ्रेम। आ जाओ, अब आधे क्वेश्चन देखते ही ना उड़ जाएंगे, है सर जी ये क्या है हमें तो हमें H/m भी पता है, ये कहां से आ गया सेंटर ऑफ मास। लॉजिकली समझो, दो पार्टिकल है, m मास और m मास, ओरिजिन से एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा इस लाइन पे, है ना, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पड़ा है mvi कैप प्लस mvj कैप, वेक्टर फॉर्म में होता था, आधे बच्चे भूल चुके हैं, mv प्लस mv कर रहे होंगे, है ना, कर दो गधों वाली हरकतें, आखिरी में आके पूरी खराब कर दो। तो mv प्लस mv अगर हम लोग बात करें, ये कट जाएगा तो v/2 i कैप v/2 j कैप। ऑल्दो मेरे को ये क्वेश्चन दिखाना था लेकिन मैं यही कर रहा हूं। चलो, मींस हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मैं यहां पे किसी बंदे को छोड़ दूं और कहूं कि भाई ये चलता हुआ दिखेगा, वो कहेगा हाँ, किस वेलोसिटी से चलेगा, क्योंकि ये खुद चल रहा है तो ये रिलेटिव बोलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी v1 माइनस vCOM। आता v1 कितना है, vi कैप, ठीक है, vi कैप माइनस v/2 i कैप प्लस v/2 j कैप। यह आता बेटा v/2 i कैप और माइनस v/2 j कैप, इस टाइप से। ओके, अगर मैं इसको बेटा हम लोग v, अब जरा देखो, तो बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होता है H/m इंटू वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो अब तो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालना इंपॉर्टेंट हो गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पर मैटर करता है, डी ब्रॉगली कहीं ना कहीं फ्रेम रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, ज्यादा यूज नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी लाया जा सकता है, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट भी लाया जा सकता है। तो ये आ गया, तो ये हो जाएगा बेटा H/m वेलोसिटी। अगर मैं इसका टोटल निकाल लेता हूं मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैंने कहा था स्पीड होएगा, मैग्नीट्यूड अंडर रूट में v²/4 प्लस v²/4, तो दैट विल बी अंडर रूट में हमारे पास 2 हो जाएगा हमारे पास। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो हमारे पास v/√2 यही आएगा ना, ट्वाइस कर लिया तो ये हमारे पास 2 v/√2। तो बेसिकली ये होता, समझ गए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो बेसिकली जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट था वो ये था कि हमारे पास H/v रिलेटिव यूज किया जाता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डी ब्रॉगली से आपको तंग करेगा, दैट इज बाय फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेडिएशन प्रेशर एंड रेडिएशन फोर्स। रेडिएशन प्रेशर एंड रेडिएशन फोर्स, ठीक है। क्या था सर ये, मतलब बहुत सिंपल सी चीज। हमारे पास अगर मैंने अभी बात करा था कि डी ब्रॉगली ने कहा था अगर कोई भी वेव जा रही है तो उसका एक मोमेंटम है ना, मतलब अगर हमारे पास कोई भी वेव जा रही होती है तो उसका एक मोमेंटम है, दैट इज इक्वल टू h/λ। वेव का तो वेवलेंथ होएगा। अगर ये वेव हमारे पास किसी सरफेस से टकरा कर वापस आ जाए, ठीक है, इस टाइप से टकरा कर वापस आ जाए, तो देयर इज चेंज इन मोमेंटम, देयर इज चेंज इन मोमेंटम, hence there will be force। न्यूटन ने तो यही बोला था यार कि कभी भी हमारे पास चेंज इन मोमेंटम होता है तो फोर्स लगता है ना। तो यहां पर जो लास्ट एनालिसिस है जो डी ब्रॉगली की है, HC वर्मा में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और बाद में अभी हम लोग जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर भी आएगा। अब जरा देखना इसके लिए हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज, आपको पहली चीज पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। कहने का मतलब, मान लो कि बेटा मेरे पास एक बल्ब है जिसका पावर है P0, जैसे मार्केट से लेके आते हो 100 वाट का बल्ब, 50 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब, इस टाइप से पावर P0 है। तो हमारे पास इसमें से फोटॉन्स, या तो वेव की बात करो तो पार्टिकल नेचर में फोटॉन्स निकलेंगे, है ना। तो हमारे पास कितने फोटॉन्स यहां पर निकल रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, मान लो मैंने कह दिया n0,
ठीक है, हर डायरेक्शन में, ठीक है। और जो ये वेव भी होगा, क्योंकि अब दोनों नेचर की बात आ रही है, तो यहां से हमारे पास जो वेव निकल रहा है इसका वेवलेंथ है लैम्डा। मैं मिक्स करूंगा यहां पर, तो हमारे पास ईच फोटोन हैज एनर्जी, अगर मैं बात करूं तो h न्यू होता, या हमारे पास वेवलेंथ ले लो या न्यू ले लो, तो हर फोटोन की एनर्जी h न्यू होगी। तो टोटल एनर्जी कितना आया, टोटल एनर्जी दैट विल बी n नॉट h न्यू, ठीक है। पावर का फॉर्मूले की बात करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एनसीईआरटी के लास्ट एक्सरसाइज में हमारे पास 4 या 5 क्वेश्चन इसी के ऊपर है और कई बार पूछा गया है कंपटीशन में भी। पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही तो होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर मैं देखूं n नॉट h न्यू बाय टाइम, ठीक है, दिस पैरामीटर n नॉट बाय टाइम, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकले पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। इसी को हम लोग एनपी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो याद रखना, कभी भी एक बल्ब से, ये अब रिजल्ट बन गया हमारे पास कि इस बल्ब से कितने फोटॉन्स एक सेकेंड में निकल रहे हैं, तो मैं इसको देख सकूं, ये एनपी बन गया, तो दैट विल बी पी बाई ई, पावर ऑफ बल्ब डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है, इस टाइप से आएगा। ओके, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, आपको यहां पर ये ध्यान देना है। अब रेडिएशन फोर्स कैसे निकालना है, जरा ध्यान से समझना। 2 टाइप की बॉडीज हो सकती हैं, ठीक है, 2 टाइप की बॉडीज हो सकता है, 100% रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, रिफ्लेक्टिंग हो या फिर एब्जॉर्बिंग हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, या फिर इसका मिक्सचर भी, क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं है कि एक सरफेस 100% रिफ्लेक्टिंग हो। तो जो रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट होता है दैट इज R एंड एब्जॉर्बिंग कोफिशिएंट A। कहने का मतलब, अगर R की वैल्यू यहां पर R प्लस A दैट इज इक्वल टू 1 होता है, इफ R इज इक्वल टू 0.3 तो A की वैल्यू होगी 0.7। कहने का मतलब 30% लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, सिंपल, ठीक है, एंड अगर A की वैल्यू 0.7 है तो 70% ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो कभी भी आपको पता है बेटा कि लाइट अगर किसी भी सरफेस पे गिरती है तो एब्जॉर्प्शन भी है, अरे भाई साहब माइक चल रहा है ना, हाँ ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी है और रिफ्लेक्शन भी है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास यहां पे बल्ब से एक वेवलेंथ आया, ठीक है, लाइट आई, तो इसका जो इधर मोमेंटम होता है h बाय लैम्डा, जे कैप में माइनस वेक्टर क्वांटिटी, और ये हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ठीक है, तो यहां पे वेवलेंथ हमारे पास इस टाइप से, तो h बाय लैम्डा जे कैप इस टाइप से पॉजिटिव, ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम। तो जब भी चेंज इन मोमेंटम आया तो डेल्टा पी अगर हम लोग बात करें तो 2, जरा देखो, इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास माइनस h बाय लैम्डा जे कैप, फाइनल मोमेंटम है ऊपर की डायरेक्शन में h बाय लैम्डा जे कैप। चेंज इन मोमेंटम निकालना हो तो डेल्टा पी दैट विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल 2h बाय लैम्डा जे कैप। ये फोटोन का चेंज इन मोमेंटम है ना। इफ नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड या फिर इंसिडेंट ऑन सरफेस पर सेकेंड इज, अगर मान लो एनपी, जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे थे, तो जरा देखो फोर्स में सीधे निकाल सकता था, फोर्स दैट विल बी इक्वल टू एनपी इंटू डेल्टा पी। सर जी ये कहां से आ गया, अरे एनपी था नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, मतलब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, है ना, और इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा पी। डेल्टा पी था चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटॉन, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटॉन, हाँ या ना, ठीक है। जैसे आप नंबर ऑफ फोटॉन से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स आ गया। तो रेडिएशन फोर्स, इसी को कहते हैं रेडिएशन फोर्स। और जरा ध्यान से देखो, रेडिएशन फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एनपी है ये इंटू हमारे पास 2h बाय लैम्डा। एनपी की जरा ध्यान से देखो, पावर, ठीक है, एनपी इज पावर अपॉन hc बाय लैम्डा, यही तो था, है ना।
भाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन तो भैया hc बाय लैम्डा हो जाएगा, तो ये यहां पे रख दो p लैम्डा अपॉन hc, तो 2h बाय लैम्डा इंटू p लैम्डा अपॉन hc, ठीक है, लैम्डा से लैम्डा, h से h, तो 2p बाय c जो रेडिएशन फोर्स है दैट इज इक्वल टू 2p बाय c। ये तब था जब रिफ्लेक्टिंग है भैया, 100% रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। अगर ये 100% ब्लैक बॉडी कह दे तो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, या फिर एब्जॉर्प्शिंग या एब्जॉर्प्टिंग बॉडी है तो अगर हम लोग बात करें तो फोर्स होता है P बाय C, ठीक है। पावर इज इंटेंसिटी के टर्म में, इंटेंसिटी एक नया फॉर्मूला, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, हाँ या ना, याद है पावर की यूनिट क्या होती थी, वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो पावर अपॉन एरिया, तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा पावर इज इक्वल टू आई इंटू ए, है ना। तो रेडिएशन फोर्स का हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है 2IA बाय सी, और एक और आता है IA बाय सी। सर ये कहां से गया, 2 क्यों नहीं आया भाई, अगर ये 100% एब्जॉर्प्शन हो जाता, ब्लैक बॉडी होती तो ये तो आता ही नहीं, चेंज इन मोमेंटम सिर्फ h बाय लैम्डा का ही तो आता है ना, इसीलिए वही सेम चीज यहां पे करोगे तो ये ऐसा आ जाता है, ठीक है। एंड रेडिएशन प्रेशर, फोर्स लगा है तो भैया प्रेशर होगा, रेडिएशन प्रेशर अगर हम लोग बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया, तो जरा देखो 100% रिफ्लेक्टिंग के लिए एरिया को इधर ले जाओगे तो 2I बाय सी, और 100% ब्लैक बॉडी के लिए दैट विल बी I बाय सी। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आपको लग रहा होगा सर तो खटाखट पढ़ रहे, दैट वाज योर रिवीजन, आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, तो दैट वाज योर रिवीजन, ओके। तो आपका ये जो भी नोट्स हैं इसको आप प्लीज दोपहर में, क्योंकि आधे बच्चों का देखो मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज अच्छा खासा भी आ रहा है, ठीक है, तो ये वाली जो क्लास है आज अभी आपको रिवाइज करनी है, सेकंड क्लास शाम को आपको मिलेगी जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लूंगा, अच्छे क्वेश्चंस लूंगा। थोड़ा सा क्योंकि मैंने कहा देखो एक ही साथ में अभी थ्योरी कर रहा हूं, अचानक क्वेश्चन करोगे तो फायदा नहीं है, आप जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार याद करो, मॉडर्न फिजिक्स करने का तरीका यही है, इसमें चीजों को रटना भी पड़ेगा, ठीक है, तो एक बार आप चीजों को याद करो, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस, आपको शाम को एक लेक्चर मिलेगा जहां पे हम लोग इसके ऊपर के क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो सर, 2 लेक्चर हो जाएंगे, कैसे होंगे, कर लो यार, कितने 4 लेक्चर और आने हैं हमारे, है ना, और जैसे ही 4 लेक्चर आएंगे तो काम बन जाएगा, ओके। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा क्वेश्चंस वाले सेशन में, इसके बाद प्लीज एक बार खुद से सारी चीजों को देखना, मैं क्वेश्चंस इस पे उठाऊंगा तो एक और बार रिवीजन होएगा, तो पैनिक नहीं सर ये नहीं समझ आया वो नहीं समझ आया, सारी चीजें मैं दोबारा इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। दिस इज योर होल ड्यूअल नेचर वाला पार्ट, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।